हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का एक न्यू चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। अब इस चैप्टर में हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहते हैं। ये चैप्टर का मतलब क्या है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच कौन सी है। अब हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सुना होता है, इक्विलिब्रियम के बारे में सुना होता है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, कि एक रिएक्शन होगी या नहीं होगी। और लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि उस रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी, कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी। तो वो हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में मेन क्या आता है दैट इट डील्स विद द, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि ये रिएक्शन की स्पीड को देखेगी। ठीक है, पहली चीज़ तो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी। सेकंड जो है कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस रेट को गवर्न करेंगे, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंस करेंगे। सो सेकंड इज कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये पढ़ते हैं हम। एंड थर्ड जो है हमारे पास कि जो हमारी एक रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, वो किस प्रोसीजर से हमारे पास प्रोसीड करेगी, दैट इज वो भी हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हम जो है फिजिकल साइंस की फॉर्म में हम केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, अब इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है रेट ऑफ द रिएक्शन। हम रेट ऑफ द रिएक्शन को पढ़ेंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है। अब हमने एक बार समझ लिया है कि रेट क्या है, कि हमारी रिएक्शन की स्पीड कितनी है, हमारी रिएक्शन किस वेलोसिटी से चल रही है। तो इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द वेलोसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये सारा लिख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए साथ साथ में। द वेलोसिटी विद विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस और सिंपली ये तो एक डेफिनेशन होगी। ठीक है, या फिर हमारे पास सिंपली एक डेफिनेशन होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, या फिर अब यहाँ पर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक टाइम के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को अब यहाँ पर ले लीजिए, कंसंट्रेशन डिस्टेंस को हम ले लेते कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम भी हमारा रेट हो गया, और जो वेलोसिटी है मतलब जो स्पीड है दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज ऑल्सो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ये दोनों डेफिनेशंस का मतलब एक ही है, पर लेकिन इसको डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा गया है। सो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। समझ लो हमारे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस D। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन हो गई। अब इनके मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगा देता हूँ, X Y A B। ठीक है, ये छोटे छोटे इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगा दिए मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसका रेट कैसे लिखते हैं। रेट क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो या फिर प्रोडक्ट, तो हमारे पास चेंज कैसे लिखते हैं, चेंज हम लिखते हैं जैसे d/dt। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज लिखना हो तो हम ऐसे लिख देंगे, और इसमें क्या डालेंगे, हमारी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमारा रेट क्या है, दैट इज dx/dt, मतलब हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज dx/dt। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, dA/dt। पहले तो A की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, फिर ये किसके बराबर होगा, dB/dt के। अब देखो ये जो कंसंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट्स की, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ड्यू टू डिक्रीज हम इस जो रेट है इसके आगे कौन सा साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन। क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन, बिकॉज ये चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज। ओके, और हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, d/dt ऑफ C, ये हम पॉजिटिव में लिखेंगे। उसी तरीके से d/dt ऑफ D, ये भी हम पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये इनके आगे स्टोइकोमेट्रिक कुछ कोएफिशिएंट्स लगे होते हैं। अगर तो ना लगे हों
ये कॉफिएंट्स ना लगे होते तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं। बट अगर हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कॉफिएंट्स अवेलेबल है तो हम स्टोइकोमेट्रिक कॉफिएंट्स को हमारे रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा स्टोइकोमेट्रिक कॉफिएंट होगा उसको डायरेक्टली रेसिप्रोकल में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा रेट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यूनिट्स देखने हैं रेट ऑफ द रिएक्शन के। अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन के नॉर्मल जो है मोलैरिटी लेते हैं हम। तो यूनिट्स का अगर मैं बात करूँ तो मोलैरिटी क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल्स पर लीटर होते हैं हमारे मोलैरिटी के यूनिट्स, और अपॉन टाइम मतलब पर सेकंड। ठीक है, तो पर सेकंड इसके साथ जोड़ दिए तो हमारे पास नॉर्मल जो रेट ऑफ द रिएक्शन के यूनिट्स होते हैं इट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमारे पास हमारे यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, एक ग्राफ की हेल्प से हम रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक ग्राफ ले लेते हैं। लेट इट बी कि हमारे पास यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इस साइड पर हम लिखते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस साइड पे हम लिखते हैं टाइम, दैट इज चेंज इन टाइम। ठीक है, इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से लाइन आ गई। ठीक है, इस लाइन से मैं कैसे निकालूंगा कि हमारा रेट क्या है। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास बहुत स्मॉल एलिमेंट इतना सा ले लूँगा हमारा इसका, दैट इज dx। इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया जाए, इतना स्मॉल एलिमेंट लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्मॉल एलिमेंट ले लूँगा dt। ठीक है, अब जो यहाँ से ये लाइन आगे जाएगी और जो ये प्रॉपर हमारे एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा, उससे हमारा जो है हमारी रेट आ सकता है। अब रेट होता क्या है, रेट होता है हमारा दैट इज dx बाई dt। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हमने ले लिया। अब इसको थीटा की हेल्प से कैसे निकालेंगे, तो थीटा की हेल्प से निकालने के लिए dx बाई dt हमारे पास क्या होता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan थीटा अगर हम निकाल रहे हैं इस ग्राफ का तो हमारे पास रेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक बहुत ईजी तरीका हो गया हमारे ग्राफ्स की हेल्प से रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने का। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमने जो चीज़ पढ़नी है दैट इज कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब जो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। मैं वन बाय वन आपको टीच करूंगा साथ साथ में। पहले हम देखते हैं कि हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी, हम देखेंगे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट को, कि रिएक्टेंट हमारे पास कैसे हैं। अगर रिएक्टेंट की फॉर्म अच्छी होगी, हमारी फेवरेबल होगी, जिससे कि रिएक्शन हो सके, तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो है रिएक्टेंट की नेचर डिपेंड करती है। अब देखिए, अगर हमारी रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट जो है दैट आर इन गैशियस स्टेट, अगर गैशियस स्टेट हो तो फटाफट रिएक्शन करेंगे और हमारे पास जितनी जल्दी रिएक्शन होगी, जितनी वेलोसिटी से रिएक्शन होगी, उतनी जो है हमारा रेट बढ़ेगा। तो ये हमारे पास अगर रिएक्टेंट जो है गैशियस स्टेट में है तो हमारे पास रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि हमारे एक्सप्लेन करिए नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के हिसाब से हमारी जो है रिएक्शन कैसे वेरी करेगी, तो इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन करेंगे फेरस आयंस की, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयंस एंड ऑक्सीडेट आयंस विद एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, लिख लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयंस, एक हमारे पास Fe2+ की ऑक्सीडेशन करनी है और एक हमारे पास ऑक्सीडेट आयंस मतलब C2O4 की नेगेटिव की ऑक्सीडेशन करनी है। तो इन दोनों को हमने किसके साथ ऑक्सीडाइज करना है, विद एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, KMnO4 में से K हटा दिया जाए तो मैंगनेट आयन रह जाते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट होता है ना, तो ये हमारा मैंगनेट रह गया। तो यहाँ पर भी हम मैंगनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, बट लेकिन एसिडिक मीडियम चाहिए तो हम यहाँ पर H पॉजिटिव डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है H पॉजिटिव डल जाते हैं। अब ये रिएक्शन जो है इसमें Mn2 पॉजिटिव बनना है और बनना तो इसमें भी Mn2 पॉजिटिव है। इसमें C2O4 है तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी,
इसमें Fe2 पॉजिटिव है तो Fe3 पॉजिटिव बनेगा और साथ में वाटर इवॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर भी वाटर इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन रिएक्शंस को मैंने अभी बैलेंस नहीं किया, बट लेकिन हमने देखा क्या कि ये जब रिएक्शन देखी गई, ये जब रिएक्शन परफॉर्म की गई लैब में, तो दिस रिएक्शन वाज फाउंड टू बी वेरी फास्ट। ठीक है, ऊपर वाली जो फेरस आयंस वाली है ये बहुत फास्ट हुई, पर लेकिन ये वाली रिएक्शन जो है बहुत स्लो हो गई। क्यों स्लो हो गई? देखो सारा कुछ तो सेम है, मीडियम भी सेम है, प्रोडक्ट्स भी सेम है एक तरह के, पर लेकिन हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की जो नेचर है वो डिफर कर रही है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट किस तरह का है, उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग किस तरीके से हो रही है, वो हम सारा इसमें स्टडी करते हैं। मेन आपने अगर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट का एग्जांपल देना हो तो आप ही रिएक्शंस का एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है एग्जैक्ट मतलब समझ लगेगा कि ये दोनों ही सेम ही रिएक्शंस हैं, सेम ही हमारे पास सारा मीडियम है, बट लेकिन सिर्फ हमारा रिएक्टेंट डिफरेंट है, इस वजह से रिएक्शन का रेट फास्ट या स्लो हो रहा है। ओके, अब ये जो रिएक्शंस हैं इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। ये बैलेंसिंग पे एक बार ध्यान दीजिएगा, ये 8 H आयंस हैं, ये 5 Fe2 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव बनता है और 5 Fe3 पॉजिटिव निकलते हैं और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स 2 मैग्नेट आयंस के साथ 16 H पॉजिटिव प्लस 5 C2O4 ऑक्सीडेट आयंस एंड विथ 2 मैंगनीज आयंस 2 Mn2 पॉजिटिव एंड 10 CO2 बाहर निकलते हैं और 8 H2O बाहर निकलते हैं। तो ये इस तरीके से आपने बैलेंस करनी है ये रिएक्शन। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर हो गया दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, अब हम सेकंड पढ़ते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड। अब देखो सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो नहीं इन्वॉल्व होगा, पर लेकिन देखिए कंसंट्रेशन पर हमारी रेट कैसे डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा इसको कि हमारे पास हम क्या देखते हैं, हमने एक रेट ऑफ द रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट किया था स्टार्टिंग में। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इस तरीके से हमारे पास आगे होती है। ठीक है, ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। जब भी हमारा पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता है तो हमारे पास रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं, तो कंज्यूम हो जाते रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाती है और टाइम भी जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा टाइम बीतेगा उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेट होगा। ठीक है, और बाकी अगर कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी तो रेट भी कम हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एक एग्जाम्पल बहुत थ्योरी टाइप का, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न, उसमें क्या होते हैं, वाटर वेपर की कंसंट्रेशन, वाटर वेपर जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो रेट ऑफ रस्टिंग भी हाई हो जाता है। बट लेकिन अगर हम देखें ड्राई सीज़न में, ठीक है, ड्राई समर, तो हम समर ले लेते हैं। ड्राई समर में क्या होता है, वाटर वेपर की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, तो रेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है रस्टिंग का। तो इस वजह से हमें पता लगता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल्स से समझा सकते हैं पेपर में, तो आप अपने एग्जाम में इस तरीके से लिख दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर पर हमारा जो है रेट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर हमने देखा कि हमारे पास जो है एक जनरल चीज़ होती है कि हमारे पास चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो रिएक्शन, बट रेट ऑफ द रिएक्शन हर बार राइज इन टेम्परेचर से इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स बढ़ेंगी और उतनी जल्दी रिएक्शन कवर होगी। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, हमारा टेम्परेचर सिर्फ रिएक्शन का रेट ही इंक्रीज़ नहीं करता, बट लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट भी कर देता है। कुछ रिएक्शन जो है टेम्परेचर के बिना स्टार्ट ही नहीं हो पाती, तो ये टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा एक रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इसके लिए आप देखिए कि हमारे पास एक जनरल रूल है। ठीक है, एक जनरल रूल क्या कहता है, अगर हम टेम्परेचर का रेट टेम्परेचर की डिपेंडेंस देखें तो जनरल रूल हमारे पास क्या कहता है, दैट रेट ऑफ द रिएक्शन जो है रेट नियरली डबल्स। ठीक है, यहाँ तो वो नियरली डबल हो जाएगा और ट्रिपल्स, हम उसको ट्रेबल भी लिख सकते हैं, ट्रिपल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर।
ठीक है, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जब भी हमारे पास 10 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा नियरली डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि 10 डिग्री उसका अगर हम रेट कांस्टेंट लेते हैं 10 डिग्री प्लस पे और हम उसको डिवाइड कर देते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन से एक टेम्परेचर पर 10 डिग्री जो है कम है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू नियर अबाउट 2 और 3 आती है। मतलब हमारे पास क्या है, अगर 10 डिग्री बढ़ा है एक रिएक्शन का टेम्परेचर, ठीक है ना, तो हमारे पास रेट क्या हो जाएगा? रेट जो है डबल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक रिएक्शन रेट्स हैं फॉर द T डिग्री सेल्सियस एंड T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, और उसके लिए हम क्या देखते हैं? कोलिजन थ्योरी। क्या देखते हैं? कोलिजन थ्योरी। अब एक छोटा सा काउंट देख लेते हैं कोलिजन थ्योरी का भी, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोलिजन थ्योरी होता क्या है। ठीक है, आप खुद बना लोगे इसके लिए, पर लेकिन आपको थोड़ा सा काउंट पता हो कि कोलिजन थ्योरी में होता क्या है। ठीक है, अब जैसे देखो, एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, ये तब भी होती है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करती है। ठीक है, या फिर हमारे पास कोल जो है उसको अगर हम ऑक्सीजन में रखते हैं, वो बहुत दिनों तक अगर कोल को ऑक्सीजन में रखा जाए तो कुछ नहीं होगा, पर लेकिन अगर हम इसको हीट करते हैं इस रिएक्शन में, और टेम्परेचर मतलब इग्निशन मतलब एक आग लगाते हैं, तो फटाफट से रिएक्शन हो जाती है और कोल बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये जो है कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि इन दोनों में क्या हुई? एक इफेक्टिव कोलिजन हुई। इन दोनों के एटम्स में क्या हुई? एक इफेक्टिव कोलिजन हुई। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है, इफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन लिख लीजिए चाहे, इफेक्टिव कोलिजन इज ए कोलिजन दैट रिजल्ट्स इनटू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो कोलिजन जो कि एक केमिकल रिएक्शन अकर कराने में हेल्प करेगी। ठीक है, और ये इफेक्टिव कोलिजन तब होती है जब हमारे पास एक रिएक्शन की मिनिमम एनर्जी से सप्लाई की जाती है। अब वो मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। आई होप मैं इतनी फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो बेटा। अगर मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँगा तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका देखने का भी दिल नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो फास्ट पढ़ाना ही पड़ता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी डिक्रीज़ करके अपने वर्ड्स को ध्यान से सुन सकते हैं। ठीक है, तो जो भी नोट्स मैं बनवा रहा हूँ साथ साथ में नोट्स भी बनवाइए, आपका नोट्स भी बन जाएंगे और आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। काइंडली डू दिस चैप्टर हैंड रिटन, सुनिए मत सिर्फ, लिखिए भी साथ साथ में। ओके, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस सो दैट द रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए ताकि रिएक्शन हो सके। अब देखो फ्रेंड्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट को वेरीफाई किया था हमारे मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने प्लॉट किए मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह सकते हैं, मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसने क्या देखा? इसके दो ग्राफ से दोनों मैं यहाँ पर प्लॉट करूँगा। इसने क्या देखा? अगर मैं हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को रख दूँ और एनर्जी को रख दूँ, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, डेल्टा एन बाय एन और एनर्जी। इसने क्या देखा कि एक हमारे पास एक रिएक्शन जो है उसमें अगर एनर्जी सप्लाई की जाए तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, और सडनली क्या हो जाएगा? जब रिएक्टेंट्स कम होने शुरू हो जाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। कि इतने मॉलिक्यूल जो है ये हमारी जो है एनर्जी जो है इस पर हमारे जो है रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हम ले सकते हैं हमारी थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या है कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, अब इसने क्या किया? फिर से यही ग्राफ प्लॉट किया, बट लेकिन इस बार क्या किया? एक हमारे पास 10 डिग्री राइज वाला भी प्लॉट कर दिया। तो 10 डिग्री राइज करके प्लॉट करने के बाद हमें ये पता चला कि जो मॉलिक्यूल्स थ्रेशहोल्ड एनर्जी पोजेस कर रहे थे हमारे,
ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो जो हमारे पास टी डिग्री पर मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोसेस कर रहे थे वो इतने थे, पर लेकिन टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, इतना बड़ा एरिया था उनका। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, और अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं एनर्जी बढ़ाने से, तो ये हमें बताता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं एनर्जी बढ़ती है, तो हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद हमारी टेम्परेचर के साथ। ओके, और यहाँ पर देखो नियर अबाउट डबल है इस एरिया की, ये एरिया जो है इसके डबल एरिया ये वाला है, तो नियर अबाउट डबल है, तो इससे हमें पता लगता है ये रूल कंफर्म हो जाता है, मैक्सवेल रूल, दैट रेट नियरली डबल्स और ट्रिपल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखो एक कंसेप्ट और आता है कि हमारे पास कुछ रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे अकर ही नहीं हो रही थी, वो अकर नहीं हो रही थी, और उस वजह से हमारे पास क्या है, टेम्परेचर देने पर वो रिएक्शन अकर हो जाती है। तो वो कैसे अकर होती है, इसके लिए एक न्यू टर्म यहाँ पर डिफाइन करेंगे, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम है उसका, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्टिवेशन एनर्जी को समझिए कि हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्शन जो है, समझ लो ये मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है दैट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, तो समझ लो हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो इतनी है, और प्रोडक्ट्स की हमारे पास एनर्जी जो है वो इतनी है, और हमारे पास क्या है, इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को अकर होने के लिए कि हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाए। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी तो इतनी थी और प्रोडक्ट्स की तो कम है, पर लेकिन इतनी एनर्जी कैसे दिया जाए। तो इतनी एनर्जी जो है ये हमारी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है ये एनर्जी जो है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, तो ये इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए एक रिएक्शन को। तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स को हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी दी जाए कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, ताकि वो रिएक्शन अकर हो सके। तो वो एनर्जी जो है, जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर उनकी एनर्जी हो जाए, जिससे कि रिएक्शन अकर हो सके, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन जो है वो अकर हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर भी डेल्टा ई है, और यहाँ पर ऊपर भी जो है एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर जो डेल्टा ई है दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक रिएक्शन को। ओके, अब नेक्स्ट जो फैक्टर हमारे पास है दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, टेम्परेचर भी हो गया, ये हमारे पास फोर्थ फैक्टर आएगा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब एक रिएक्शन जो है उसमें कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग द केमिकल चेंज। ठीक है, कैटलिस्ट में कोई केमिकल चेंज नहीं आता, बट लेकिन ये क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, हमारे पास रिएक्शन रेट इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर इसी ग्राफ में समझिए कि अगर हमारे पास, चलो मैं दोबारा से ग्राफ बनाता हूँ, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी एनर्जी इस प्रकार है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक प्लॉट बनाते हैं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट क्या करते हैं, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ही डिक्रीज करते हैं। अगर एक रिएक्शन नॉन कैटलाइज्ड है तो उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी इस प्रकार, इतनी एनर्जी उसको चाहिए होगी अकर करने के लिए, पर लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को ही उसने डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ताकि जब रिएक्शन हो तो उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर ही ना हो, तो फटाफट से इस रिएक्शन तक, इस एनर्जी तक पहुंचेगी और रिएक्शन अकर हो जाएगी। तो ये हमारे पास होगी, समझ लो, ई ऑफ नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन, एंड दिस इज अवर
ई ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर डिक्रीजेस। तो आप एग्जाम में लिख सकते हो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज। ठीक है, एंड इट देयर बाय डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर सो दैट द रिएक्शन कैन टेक प्लेस वेरी फास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट को हम एनर्जी ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी हम डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखवा दूंगा, उसमें सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। ज़्यादा कुछ आपको एक सॉल्वेंट का ज़्यादा आता नहीं है, बट लेकिन एक लाइन से आपको सब पता लग जाएगा। दैट इज नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसकी एक लाइन ही सफिशिएंट होगी आपको सारा आंसर क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अ पोलर सॉल्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू, पोलर सॉल्वेंट की एक्सपेक्टेशन क्या लगाए हैं कि पोलर सॉल्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। पोलर सॉल्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट अ प्रोसेस इन विच अ पोलर सब्सटेंस इज प्रोडक्ट। जब हमारे पास प्रोडक्ट हमारा पोलर सब्सटेंस है तो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, एक रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देगा, बट रिटार्ड प्रोसेस, एक प्रोसेस को रिटार्ड कर देगा इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नॉन पोलर। जब हमारे पास नॉन पोलर प्रोडक्ट होगा और पोलर सॉल्वेंट होगा तो हमारे पास रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, पर लेकिन अगर हमारे पास पोलर प्रोडक्ट पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा तो हमारे पास रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सॉल्वेंट जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी रिएक्शन को। लास्ट फैक्टर जो है जिस पे हमारी रिएक्शन का रेट डिपेंड करे दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ रेडिएशन। सो लास्ट जो है हमारे पास दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या करती है, रेडिएशंस कई बार क्या होती हैं, कुछ रिएक्शन जो है वो अकर ही नहीं हो सकती ऐसे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी अकर नहीं होती, तो उनको क्या चाहिए, रेडिएशन चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इन दोनों को अपने एटम्स में डिसोसिएट कराने के लिए क्या चाहिए, रेडिएशन चाहिए, मतलब सनलाइट चाहिए। तो HNO जो है हमारी जो है रेडिएशन अगर आएगी तो हमारे पास HCl का प्रोडक्ट बन सकता है। अब ये वाली रिएक्शंस को, इस प्रकार की रिएक्शंस को जिनमें रेडिएशन चाहिए ताकि रिएक्शन अकर हो सके, सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इनको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर होता है, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और फिर मेजर कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े, जिसमें हमने सारे लॉज भी पढ़ लिए, मैक्सवेल के कर्व्स पढ़ लिए, तो काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया इस वीडियो में। तो जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे पहले इस वीडियो को रिवाइज करके रखिएगा, ध्यान से सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना, और अगर कोई डाउट होगा तो मुझे ईमेल आईडी पर आप पूछ सकते हैं।